हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास की एसएसटी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1, वो है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी चैप्टर में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक्चुअली जो वीडियो है ये एज अ नोट्स के थ्रू है। ठीक है, तो आपको ये नोट्स से ही करना है और इतना ही जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में जो बनता है वो इतने से ही बनता है, इसलिए इसके ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर में क्या है, आपके बेल्जियम और श्रीलंका, इन्हीं दो जगह के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखो सत्ता की साझेदारी होती क्या है। ठीक है, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। तो देखो, जब किसी शासन व्यवस्था में, जब जैसे मान लो कोई भी देश की गवर्नमेंट है या कोई शासन व्यवस्था है, उसमें हर एक सामाजिक समूह या समुदाय, जितने भी संगठन है या सामाजिक जो समूह हैं, उनकी भागीदारी सरकार में होना। ठीक है, इनकी भी भागीदारी सरकार में होना, इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। फिर से आप एक चीज़ को समझो ज़रा कि सत्ता की साझेदारी, जैसे कोई शासन व्यवस्था चल रही है, अगर इंडिया में चल रही है या फिर किसी अनदर कंट्री में चल रही है, तो अलग अलग जो सामाजिक समूह हैं इनकी भी उसी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा इनका भी रोल होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग या शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, तो हम इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले देखो बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बेल्जियम क्या है, यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम एक यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ये हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी जो सीमा है, बेल्जियम की जो सीमा है, जो इसका बॉर्डर है, वो फ्रांस से, नेदरलैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से लगती हुई है। आबादी इसकी कितनी है बेल्जियम की, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। और ये हमारे हरियाणा से अगर कंपेयर करें तो हरियाणा की आबादी की आधी है। ठीक है, जातीय बनावट यहाँ की बहुत जटिल है। जटिल का मीन्स कि यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ फ्लैमिश इलाके में लोग रहते हैं, बैलोनिया लोग रहते हैं, और शेष 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा। अब देखो क्या है, फ्लैमिश इलाके में 59%, 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के बेल्जियम के फ्लैमिश इलाके में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। बैलोनिया में 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और शेष जो 1% लोग हैं वो जर्मनी भाषा बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा है ना। ठीक है, ये चीज़ समझना, बिठा लेना अपने दिमाग में ज़रा सा, ये कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और जर्मन बोलने वाले 1% हैं। इसका रोल है आगे चल के समझना। जो बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है डच बोलते हैं। डच बोलने वाले 20% हैं। देखो फ्लैमिश इलाके में 59% थे, डच बोलने वाले 40% थे, लेकिन जो राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की जो राजधानी है, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और 20% लोग डच भाषा बोलने वाले हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले, अब देखो यहाँ पर जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम है ना, तो जिन लोगों की संख्या कम होती है उन्हीं को बोलते हैं अल्पसंख्यक। कम संख्या में जो लोग होते हैं उनको अल्पसंख्यक। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं। समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा पावरफुल हैं वहाँ बेल्जियम में और समृद्ध हैं। हर एक चीज़ है इन पर। ठीक है, पावर, पैसा, पोजीशन, हर चीज़ है। अब डच भाषा बोलने वाले लोग इस बात से नाराज़ थे। ठीक है, डच वाले कह रहे थे कि यार हम भाषा ज़्यादा बोलने वाले हैं और उसके बाद भी हमारी जो है पावर नहीं है या हमारा दबदबा उतना नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को लेके इनमें क्या हुआ, मनमुटाव होने लग गया। देखो फिर क्या हुआ, 1950-60 में, 1950-60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा। यही बताया अभी। ठीक है, ब्रुसेल्स में तनाव ज़्यादा दिख रहा था। ब्रुसेल्स ये जो कैपिटल है ना, ये बेल्जियम की जो कैपिटल है, इसमें तनाव ज़्यादा दिख रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे पेज पे। ठीक है, ये देखो ये है श्रीलंका के बारे में। ठीक है, ये बेल्जियम वाला, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, ये नोट डाउन कर लेना, जरा सी बात है। बेल्जियम क्या है एक बार रिपीट कर लो, यूरोपीय महाद्वीप का छोटा सा देश है, हमारी हरियाणा राज्य से भी छोटा है। सीमा फ्रांस और नेदरलैंड्स, जर्मनी, लक्समबर्ग से लगती आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। हरियाणा की आबादी की आधी है। जाति बनावट जटिल है, 3 प्रकार के लोग रहते हैं, फ्लैमिश इलाके में, बेलोनिया इलाके में, और शेष 1%। क्या क्या बोलते हैं ये 59% लोग यहाँ के रहने वाले डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी 1% बोलते हैं। जो यहाँ की राजधानी है वो है ब्रुसेल्स, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं यहाँ पर और 20% डच। जो कम फ्रेंच वाले जो लोग थे ये 40%, ये कम हैं, अल्पसंख्यक है, फिर भी ये पावरफुल है।
फिर भी ये पावरफुल है, ठीक है। इसी बात से डच भाषा बोलने वाले नाराज थे और ब्रुसेल्स में तनाव ज़्यादा दिख रहा था इसी बात को लेके, ठीक है। देखो अब दूसरा है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है? पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन है। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। तो इसके बारे में क्या है कि पहला पॉइंट, दक्षिण एशिया में स्थित एक ये द्वीपीय देश है। वो कहाँ पर था? वो यूरोपीय महाद्वीप का था। ये दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। आप इन दोनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको सत्ता की साझेदारी जो है इन दोनों में कुछ एक ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी, आपस में तनाव हो गया था ना, तो उसको वहाँ के प्रशासन ने जो भी शासन व्यवस्था ने कैसे इसको समझाया या सुलझाया था, तो वही समझाने के लिए इन्हीं दो देशों को मतलब लिया गया है समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है ये, और इसकी आबादी 2 करोड़ है, हरियाणा के बराबर है लगभग। यहाँ भी जातीय समूह हैं अलग अलग। यहाँ सिंगली और तमिल 2 प्रकार के ये लोग जाति वाले रहते हैं। सिंगली लोगों का जो परसेंटेज है वो 74% है और तमिल लोगों का जो परसेंट है वो 18% है। बाकी कुछ परसेंट जो भी हैं वो अलग लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तमिल में जो तमिल लोग हैं, ये वाले जो तमिल हैं, इसमें श्रीलंकाई मूल निवासी अलग और भारतीय मूल निवासी अलग है। मतलब जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं, जो तमिल लोग हैं, कुछ लोग तो श्रीलंका के हैं, मूल निवासी हैं, और कुछ लोग हैं भारतीय मूल के निवासी। भारत से आके जो बस गए हैं उनके जो भी आने वाली पीढ़ी है जो पहले भारत से आ गए थे, तो इसलिए भारतीय मूल के निवासी इनको बोल दिया है। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और प्रांतों में बसे हुए हैं। जो भी तमिल लोग हैं ये श्रीलंका के तमिल के उत्तर और उत्तर प्रांतों में बसे हुए हैं, हाँ ठीक है। सिंगली जो लोग हैं ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, और जो तमिल लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान जो ज़्यादातर लोग हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। ये इनका धर्म है। ईसाई जो हैं 9% है यहाँ पर। सिंगली और तमिल ये दोनों भाषा बोलते हैं। जो ईसाई लोग हैं ये सिंगली और तमिल दोनों ही भाषा बोलते हैं। उसके बाद है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। इसके बाद में इसमें क्या हुआ? बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक। स्वतंत्रता श्रीलंका को 1948 में मिली है। यहाँ सिंगली समुदाय का दबदबा है, ठीक है। अब सिंगली समुदाय देखो ये क्या 74% थे ना, इनकी ज़्यादा है परसेंटेज जो है, तो इन्हीं लोगों का यहाँ पर दबदबा है। आगे 1956 में एक कानून बनाया यहाँ पर, जिसके तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होने लग गई कि सिंगली लोग जो है 74% हैं, तमिल लोग जो है 18% हैं। अब यहाँ पर 1956 में कानून बना दिया कि सिंगली को ही यहाँ की राजभाषा घोषित किया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी बात से ये जो तमिल लोग हैं ना, ये तमिल लोग क्या होने लग गए? नाराज़ होने लग गए, ठीक है। और क्या, सरकारी नौकरियों में सिंगली लोगों को प्राथमिकता नीति चलाई गई। मतलब अगर कोई सरकारी नौकरी होगी उसमें भी सिंगली लोगों को पहले जॉब दी जाएगी। तो अब देखो तमिल वाले लोग तो नाराज़ होंगे ही होंगे भाई, एक तो तुम ज़्यादा हो, तुमने राजभाषा भी घोषित कर लिया, अगर कोई सरकारी नौकरियां मिलेगी तो तुमको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, तो हम कहाँ चले जाएं? तो सरकार जो है बौद्ध मत को संरक्षण देगी, बौद्ध वालों के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिया, ईसाई वालों के लिए। इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता जो है नाराज़ हो गई। इन्हें लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिल लोगों के खिलाफ हैं। मतलब इनके लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा था ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, तो बुरा ही लगेगा। तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी अलग ही बना ली, ठीक है। समझ लो 74% ये लोग थे, 18 ये थे, इनकी परसेंटेज ज़्यादा थी, इन्हीं की ज़्यादा फिर चल रही थी वहाँ, इन्हीं की राजभाषा घोषित की गई, सरकारी नौकरियों में इनको प्राथमिकता दी गई, और ये जो बौद्ध वाले थे, ईसाई वाले, इनको भी कुछ संरक्षण दे दिया, लेकिन तमिल लोगों के लिए कुछ नहीं किया वहाँ की सरकार ने। तो तमिल लोगों को ये लगा कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो फिर हमारे लिए यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन लोगों ने जो है अपनी नाराज़गी जताई और तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो पार्टी बनाई उसकी कुछ मांगें थी। तो उनकी मांगें थी क्या कि तमिल को राजभाषा बनाओ। भाई अभी ये जो सिंगली लोगों की राजभाषा थी ना उसको हटा दो, हमारी जो है लैंग्वेज को राजभाषा बनाओ। यहाँ का शिक्षा और रोजगार का समान अवसर होना चाहिए। देखो ये तो ये सही कह रहे हैं कि शिक्षा में, एजुकेशन में और इनको रोजगार में इनको समान मौके मिलने चाहिए। तमिलों ने, जो तमिल लोग थे, उन्होंने अपना एक उग्र संगठन बनाया, उसका नाम रखा था लिट्टे। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। तमिल लोगों ने अपना एक उग्र संगठन बनाया था, उसका नाम था लिट्टे। उग्र संगठन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना कि इस काम को तो बैठ के बात से विचार के ऐसे करेंगे, नहीं,
ये थोड़े से एक्टिव लोग थे, सक्रिय लोग थे, किसी भी काम को जुझारू रूप से करते थे। अब दोनों समुदाय के बीच में टकराव हुआ, गृह युद्ध चला। तमिल और इनके सिंगली लोगों के बीच में गृह युद्ध चलने लग गया। गृह युद्ध का मतलब होता है एक जगह के रहने वाले लोग आपस में ही जब टकराने लगते हैं ना, उसे गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है। बेल्जियम की समझदारी, अब देखो बेल्जियम में भी ऐसी पंगा हुआ था कि कुछ डच बोलने वाले, कुछ फ्रेंच बोलने वाले, कुछ जर्मन बोलने वाले थे, तो उन्हों के यहाँ पर ये जो पंगा हुआ उसको उन्होंने कैसे सुलझाया। ठीक है। और श्रीलंका वाले लोगों ने कैसे सुलझाया। तो बस अब यहाँ से प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है। बेल्जियम की समझदारी क्या थी। बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों तथा सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया। बेल्जियम के नेताओं ने ये देखा कि भाई बेल्जियम में काफ़ी जो है क्षेत्रीय अंतर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से बहुत अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, तो हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने, इन्हीं राजनेताओं ने संविधान में 4 बार संशोधन किए, संविधान में बदलाव किए। किसके लिए? कि यहाँ के लोगों में आपस में तनाव को कम कर सकें, इनकी समस्या को सुलझा सकें, इन्हें एक समान अवसर दिए जा सकें। संशोधन इसलिए किया गया ताकि देश के सभी लोग मिलजुल कर रह पाएं, यही बताया था। ठीक है। अब बेल्जियम ने कौन सा मॉडल अपनाया, क्या तरीका अपनाया कि अपने यहाँ पर जो जाति व्यवस्था इतनी अलग थी, लोग एक दूसरे से टकराव में थे, उसके बाद इन्होंने क्या मॉडल अपनाया कि ये सब ठीक हो जाए, लोग मिलजुल के रहें। ठीक है। देखो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। देखो यहाँ पर वही बताया था ना कि अभी स्टार्टिंग में जो इसकी डेफिनेशन क्या थी, शासन व्यवस्था में सभी राजनीतिक या सामाजिक समूह है उनकी ना भागीदारी होनी चाहिए। अब यहाँ की सरकार ने क्या मॉडल अपनाया कि केंद्र सरकार में डच लोगों के भी कुछ नेता होंगे और फ्रेंच लोगों के भी कुछ नेता होंगे। ठीक है। फ्रेंच लोगों के भी कुछ नेता होंगे और संख्या समान रहेगी। जैसे भाई तुम्हारे 20 नेता हैं, 20 नेता हमारी जाति वाले होंगे। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों ये डच और फ्रेंच वाले समूहों के सांसदों का बहुमत हो। ठीक है। जो जैसे ये मंत्री है ना डच वाले और फ्रेंच वाले, अगर कोई स्पेशल कानून लेके आना है देश में, देश के हित के लिए, तो ये दोनों ही लोग अपनी सहमति भरेंगे तभी ये कानून यहाँ पर लागू होगा। अब तो भाई दोनों को अच्छा लग रहा है कि भाई हमारी भी वैल्यू है थोड़ी सी, तुम्हारी भी वैल्यू है, अब हमें तुमसे, तुम्हें हमसे कोई नफरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात थी इनकी। दूसरा क्या है, केंद्र की सारी शक्तियाँ देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। सेंट्रल की जितनी भी पावर थी क्षेत्रीय इलाकों को दे दी गई कि अब देखो सभी को पावर को बराबर बराबर बांट दिया गया। इसीलिए चैप्टर का नाम भी सत्ता का बंटवारा है। ठीक है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स बताया था ना बेल्जियम की राजधानी है। ये केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार भी है, इसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। ठीक है। देखो केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने के लिए, राज्य सरकार चाहिए छोटे अपने स्टेट के फैसले लेने के लिए, उसके अलावा भी तीसरे स्तर की सरकार यहाँ पर बनाई है, उसका नाम है सामुदायिक सरकार। अब इतना कुछ कर दिया तो बेल्जियम के लोगों में जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या नफरत थी वो धीरे धीरे अब वो खत्म हो जाएगी। क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? अगर आपसे ये पूछते हैं सत्ता की साझेदारी आपके हिसाब से, देखो सत्ता सभी के लिए होनी चाहिए या किसी एक हाथ में होनी चाहिए? नहीं ना, सभी के लिए होनी चाहिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क जो है इस प्रकार दिए जा सकते हैं। पहला तर्क क्या है, देखो पहला तर्क है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, सभी समुदाय के लोग जो है सत्ता में होने चाहिए, तभी तो अपने अपने समुदाय के हित की बात सोचेंगे वो। ठीक है। विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। मान लो आप 20-25 समुदाय रहते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, 5-6 समुदाय के लोगों को तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टकराव ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर हम उनके भी कुछ सांसद, कुछ मंत्रियों को ये बोलें कि भाई आप भी आ जाओ, इसमें आपका भी इसमें भागीदारी है, अब जब नियम कोई कानून बनेगा तब आपसे भी पूछताछ करेंगे, ठीक है, कि ये नियम लागू करें ना करें, तो ये लोगों का जो है टकराव की जो आशंका है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सत्ता का बंटवारा ठीक है। उसके बाद है दूसरा तर्क क्या है, सत्ता में साझेदारी हो, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। देखो अगर लोकतंत्र है तो सभी को बराबर बराबर का अधिकार मिलना है, और वो सत्ता के बंटवारे की वजह से ही मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा। अगर लोकतंत्र है इसका मतलब पावर में सभी की भागीदारी होगी। ठीक है, अलग अलग जाति के जो लोग हैं वो सभी एक समान महसूस जब करेंगे ना, वही को लोकतंत्र बोलते हैं, और जब महसूस करेंगे जब सभी को पावर का बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, अब है सत्ता की साझेदारी के रूप। ऐसा माना जाता था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जाता है,
लेकिन इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। पहले के लोग यही मानते थे कि सारे फैसले एक ही व्यक्ति ले, सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए, जिससे फैसले लेने में आसानी होगी। देखो ये बात तो ठीक है कि अगर एक आदमी के हाथ में रहेगी पावर तो फैसले लेने में आसानी होगी, लेकिन लोगों में टकराव होगा उसका क्या? तो सरकार की तो पूरी जिम्मेदारी है ना कि सभी में तालमेल बना के रखें। अगर फैसले की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत भी है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। सारी शक्ति मिलती कहाँ से? उस एक आदमी को, जनता ने तो उसको चुन के भेजा है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। अब जनता ही खुश नहीं रहेगी तो फिर सरकार चल ही नहीं सकती, कोई शासन व्यवस्था काम नहीं कर सकती। इसीलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है। ठीक है, आगे क्या है? आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों पर गौर करें। देखो, शासन के विभिन्न अंगों के बीच में शासन का बंटवारा। ठीक है, कैसे? जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा। अब हमारे इंडिया में ना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही हैं। विधायिका अपने सारे जो भी इनको काम बटे हुए हैं ये करते हैं, कार्यपालिका अपने काम करते हैं, न्यायपालिका अपने काम करते हैं। ये जो विधायिका इनके काम में, ये इनके काम में और ये इनके काम में, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। सभी लोगों को अपनी अपनी पावर मिली हुई है, सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी को बोलते हैं सत्ता का बंटवारा। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यह सत्ता का क्षैतिज बंटवारा है। क्षैतिज मतलब होता है एक समान, कहीं ये नहीं कि ये बहुत ऊपर है या ये नीचे या ये नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी की अपनी अपनी पावर अपने आप में परिपूर्ण है। इस बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। कोई भी, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। वो विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। ठीक है, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता है कि लो तुम पे पावर कम है, हम पे ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ संतुलन बना रहेगा। और क्या है? सत्ता के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कैसे? केंद्र सरकार है, प्रांतीय, क्षेत्रीय, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है, नगर पालिका है, पंचायत है। देखो इसका मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर मान लो सारी पावर मान लीजिए मोदी जी के हाथ में ही होती, ठीक है, तो वो जिस भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कहाँ जाता? सीधा केंद्र सरकार के पास। तो वो नहीं कर सकते थे ना अकेले सभी का सोल्यूशन। हम लोग 140 करोड़ हैं, कैसे कर लेंगे वो सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन? इसीलिए पावर का बंटवारा ज़रूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, और उन्होंने स्थानीय स्तर पर ये जो पावर थी ना, सत्ता जो थी, उसका बंटवारा किया, ताकि अब देखो यहाँ के अगर कोई लोग हैं तो अगर इनको कोई समस्या है ना तो वो यहीं जाके इनसे समाधान करवा लेंगे स्थानीय सरकार से। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे करके बंटवारा हो तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि सत्ता का बंटवारा ठीक हो गया है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में कैसे है? सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बना दी ना, अब वहाँ के लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो डच वाला बोलने वाला हो, चाहे जर्मन वाला हो, चाहे फ्रेंच वाला हो। कुछ देशों के संविधान में और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, महिलाओं को विधायक और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो समुदाय कमज़ोर है या जहां महिलाओं में अभी तक जिनको पिछड़ा हुआ समझा जा रहा था, वहां पर अगर महिलाओं को भी हिस्सा दिया जाए, महिलाओं को भी मान सम्मान दिया जाए, तब ये सत्ता का बंटवारा अगर ऐसा हो जाता है, जो कि हो चुका है, तो इससे क्या है, महिलाएं भी सशक्त, मजबूत और मतलब तरक्की के रास्ते पर चलने वाली होंगी। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि सत्ता का बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर कर देंगे तो क्या होगा और नहीं करेंगे तो क्या क्या टकराव हो सकते हैं सामाजिक समूहों में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी जब नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।